बात करते हैं आर्टिकल 370 के मिसयूज के बारे में। ये तो आप जानते ही होंगे कि आर्टिकल 370 भारतीय संविधान का सबसे ज़्यादा डिबेटेड आर्टिकल रहा है, जबकि वो एक टेम्परेरी आर्टिकल था। और डिबेट भी सबसे ज़्यादा इसीलिए हुई क्योंकि वो एक टेम्परेरी आर्टिकल था और उसको कुछ लोगों ने ऐसा बनाने की कोशिश की कि वो परमानेंट है। कुछ लोगों ने ऐसा बनाने की कोशिश की कि उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब कोई आर्टिकल अगर टेम्परेरी है, फॉर टाइम बीइंग के लिए है, और उसको ये कहा जाए कि भाई ये जो कंडीशन थी वो खत्म हो गई, इसलिए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अब रही नहीं और उसने रिकमेंडेशन नहीं दी उसको खत्म करने की, तो अब ये परमानेंट हो गया। तो आप ये नहीं कह सकते कि परमानेंट हो गया, क्योंकि संविधान का कोई भी आर्टिकल परमानेंट नहीं है। या तो टेम्परेरी था, या तो ट्रांजिशनल थे, या तो रेगुलर आर्टिकल थे। ट्रांजिशनल आर्टिकल वो थे जैसे उस समय फेडरल कोर्ट था, तो जैसे ही संविधान बना तो फेडरल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट हो गया, फेडरल कोर्ट के जज सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए। तो उस तरह से जो ट्रांजिशनल थे वो तो 26 जनवरी 1950 को या उस समय ही उसका जो ऑपरेशन था वो हो गया और उसका काम पूरा हो गया। दूसरे रेगुलर आर्टिकल है और तीसरा जो है दो आर्टिकल टेम्परेरी आर्टिकल थे, आर्टिकल 369 और आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 का इतना मिसयूज हुआ, वो कैसे हुआ वो मैं अब इसके बारे में बताता हूँ, लेकिन पहले ये बताना चाह रहा था कि कोई अगर आर्टिकल टेम्परेरी नहीं रहा तो वो ज्यादा से ज्यादा रेगुलर आर्टिकल हो सकता है, वो परमानेंट नहीं हो सकता, क्योंकि संविधान में कोई ऐसा आर्टिकल नहीं है जो परमानेंट है। हाँ, बेसिक स्ट्रक्चर का फीचर जरूर है। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है, उसमें ये कहा गया है कि कोई ऐसा जो पार्ट संविधान का जिसको सुप्रीम कोर्ट ये कह दे कि ये बेसिक स्ट्रक्चर या इसेंशियल फीचर है संविधान का, तो उसको बदला नहीं जा सकता। वो आर्टिकल हो सकता है, वो पार्ट हो सकता है, वो कोई आर्टिकल का एक पार्ट हो सकता है, वो अलग चीज है। लेकिन टेम्परेरी 370 जो था वो टेम्परेरी था, उसमें बदलाव किया गया और उसका मिसयूज 5 अगस्त 2019 को खत्म कर दिया गया। आर्टिकल अभी भी है, लेकिन अब उसको इस तरह से मॉडिफाई कर दिया गया है कि उसका मिसयूज नहीं हो सकता। मिसयूज क्या होता था? आर्टिकल 370 ये कहता था कि भाई ये आर्टिकल और आर्टिकल 1 ये अपन ऑटोमेटिकली भारतीय संविधान के जो है जम्मू कश्मीर में अप्लाई होते हैं। इसके अलावा जो भी अप्लाई होगा उसके लिए उसे प्रोसीजर दिया गया था कि कैसे वो अप्लाई होगा, कौन करेगा, किस तरह से करेगा। तो मुख्य रूप से ये कह सकते हैं कि उस वहां पर जो भारतीय संविधान के जो आर्टिकल थे अलग अलग समय पर एक्सटेंड किए गए, किसी में मॉडिफिकेशन किया गया, किसी में एक्सेप्शन डाला गया, वो सब किया गया। 26 जनवरी 1950 से ही ये कार्यक्रम शुरू हुआ। उसके बाद एक सबसे बड़ा जो मिसयूज हुआ वो 14 मई 1954 को हुआ। एक बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल जो ऑर्डर या प्रेसिडेंशियल ऑर्डर कहिए वो एक्सटेंड किया गया और उसमें ज्यादातर ऐसे कहते हैं 200 से ज्यादा प्रोविजन एक्सटेंड किए गए। जम्मू कश्मीर के लोग कहते हैं कि वो उनके साथ ज्यादती थी, लेकिन असल में वो भारत के जो सभी नागरिक थे उन पर एक ज्यादती थी, क्योंकि उसमें एक तो भारतीय संविधान को डिफाइन करते हुए वहां पर डिफॉर्म करते हुए वहां पर एक्सटेंड किया गया। दूसरा, वहां पर आर्टिकल 35 कैपिटल ए के नाम का एक आर्टिकल ऐड किया गया, जो कि वहां के जम्मू कश्मीर के परमानेंट रेजिडेंट को तो एक्स्ट्रा बेनिफिट देता था और बाकी जो भारत के नागरिक हैं उनको वो उस सब से वंचित करता था। तो भारत में एक तरह से नागरिकता एक थी, लेकिन उसमें इस तरह का परमानेंट क्लासिफिकेशन कर दिया गया था कि जो है जम्मू कश्मीर के बासिंदे जो स्थायी नागरिक है वो एक प्रिविलेज्ड क्लास है, बाकी लोग नहीं है। तो ये एक बड़ा इशू था, लेकिन ऐसा नहीं था कि यही केवल इशू था, ऐसे बहुत से इशू थे। जैसे वहां के अगर हम बात करें कि वहां के जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव थे या वहां के हाई कोर्ट के जजेस थे या वहां का कि जो भी सरकारी जो कर्मचारी जिनको और या कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्निटरी जिनको संविधान की शपथ लेनी होती थी वो वहां के संविधान की शपथ लेते थे, भारतीय संविधान की शपथ वो नहीं लेते थे। यानी कि उनकी एलिजियंस भारतीय संविधान से नहीं थी। पहली बार आप देखोगे कि पिछले दिनों हमने भी उसकी खबर दी थी और पहली बार ये हुआ था कि किसी हाई कोर्ट के जज ने, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के जज ने पहली बार भारतीय संविधान की एलिजियंस की ओथ ली थी। ये मामला पहले भी उठा है, लेकिन पहली बार अब खबर आई थी कि ऐसा हुआ है। यानी कि जिस
जिस राज्य के एडमिनिस्ट्रेशन में कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्निटरीज फंक्शनरीज जो है वो भारतीय संविधान के प्रति ही अगर उनकी फेथ नहीं है या उसके प्रति उनकी एलिजियंस नहीं है तो वो भारत के बारे में कैसे सोच सकते हैं। और वैसा ही वहां होता गया और सारा एडमिनिस्ट्रेशन कहिए या सारा जो सिस्टम है वो एक तरह से कोलैप्स वहां पे हो गया। वहां पे सेपरेटिज्म को बड़ा बढ़ावा दिया गया। उसमें अगर देखा जाए तो जो एक मेजर जो क्लासेस थी, जैसे किस किस के साथ वहां पर जो है डिस्क्रिमिनेशन हुआ उसकी अगर हम बात करें तो एक तो ये था कि सीधा सीधा दो क्लास उन्होंने बना दी थी कि एक जम्मू कश्मीर के परमानेंट रेजिडेंट, दूसरे रेस्ट ऑफ इंडियन सिटीजन्स। उसमें यह था कि अगर जैसे बात की जाए कि अगर कोई जाकर के वहां पर देश में किसी भी हिस्से में कोई भी व्यक्ति जाकर के रहना शुरू कर देता है, वहां पर अगर जॉब करता है, प्राइवेट जॉब करता है, जो भी करता है, तो वो धीरे धीरे अगर वो वहां सेटल होना चाहता है तो हर प्रदेश में सेटल वो हो सकता है, क्योंकि उसमें एक टाइम लिमिट तो हो सकती है कि इतने समय के बाद उसको डोमिसाइल मिलेगा या रेजिडेंसी के जो बेनिफिट होते हैं वो मिलेंगे। लेकिन वहां जम्मू कश्मीर में आप ऐसा नहीं कर सकते थे। जम्मू कश्मीर में केवल वही व्यक्ति वहां का परमानेंट रेजिडेंट हो सकता था जो या तो वहां रहने वाले जो लोग थे उसमें जो मेल अगर जिसका बाप अगर जम्मू कश्मीर का परमानेंट रेजिडेंट है उसके बच्चे हो सकते थे। अगर किसी कोई महिला है अगर वो किसी दूसरे व्यक्ति से जो जम्मू कश्मीर का परमानेंट रेजिडेंट नहीं है उसके साथ अगर शादी कर लेती है तो उसके बच्चों को भी वहां के बेनिफिट या उसकी जो माता की प्रॉपर्टी होती थी वो सक्सेशन वाले राइट्स उसको नहीं मिलने थे। दूसरे बेनिफिट तो मिलने ही नहीं थे, लेकिन वो जो प्रॉपर्टी उनकी थी वो भी नहीं मिल सकती थी। तो इस तरह के जो है डिस्क्रिमिनेशन महिलाओं के साथ थे। जो उस समय जब भारत बना यानी भारत बना क्या भारत का पार्टीशन हुआ उस समय जो पाकिस्तान से जो लोग आए वो जो जम्मू कश्मीर राज्य में चले गए उनको 70 सालों में कोई जो है पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिए गए, सिविल राइट्स भी नहीं दिए गए, पॉलिटिकल राइट्स भी नहीं दिए गए। उसी तरह से कोई एक जैसे शेड्यूल कास्ट में वाल्मीकि एक कास्ट होती है, वो पंजाब से उनको काम करने के लिए जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने जम्मू कश्मीर में बुलाया था और वो भी 70 साल से वहां रह रहे थे और धीरे धीरे करके काफी बड़ी उनकी संख्या हो गई थी, लेकिन उनको कोई भी राइट्स नहीं दिए गए थे सिवाय ये कि वो वहां पर सफाई कर्मचारी की नौकरी कर सकते थे। उसमें ना प्रमोशन थी ना कुछ और, केवल वही कितना भी पढ़ा लिखा हो कुछ भी क्या वही कर सकता था। इसी तरह से वहां पे रहने वाले गोरखा थे और भी लोग थे वहां। इवन वहां पे अगर कोई IAS या IPS डेप्यूट होता था जो कैडर जिसको जम्मू कश्मीर मिलता था, वो चाहे 30 साल की वहां पे सर्विस करे वो वहां पर कोई बेनिफिट नहीं ले सकता था। जमीन के मामले में, सेटल होने के मामले में, वो एजुकेशन के मामले में वो बेनिफिट उसके बच्चे नहीं ले सकते थे। इसी तरह से जो लोग और सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब करते थे उनके लिए भी ऐसा नहीं था। तो इस तरह से ये मिसयूज समय समय पर बढ़ता गया। जैसे मैं बताता हूँ कि जब इमरजेंसी लगी तो इमरजेंसी के समय देश में जो है जो लोकसभा और विधानसभाओं का कार्यकाल 5 साल के बजाय 6 साल किया गया। जम्मू कश्मीर में भी वो वैसा ही हुआ, लेकिन बाकी सब जगहों पर जो है अगली गवर्नमेंट ने उसको वापस 5 साल कर दिया, लेकिन जम्मू कश्मीर ने उसको 2019 तक यही रखा कि 6 साल का कार्यकाल वहां की विधानसभा का होता था। इसी तरह से अगर आप देखो कि जैसे 42वें संविधान संशोधन में भारतीय संविधान के प्रियम्बल में सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द जोड़ा गया, लेकिन जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू कश्मीर में लगता था उसमें नहीं जोड़ा गया। तो ये सेकुलरिज्म और सोशलिज्म जम्मू कश्मीर पर अप्लाई नहीं होता था। इसी तरह से जो पंचायती राज जो इंस्टीट्यूशन है, जो पंचायती राज वाला अमेंडमेंट था, वो भी पूरे देश में अप्लाई होता था, लेकिन जम्मू कश्मीर में वो एक्सटेंड नहीं किया गया था। अब किया गया है रिसेंटली 2019 के बदलाव होने के बाद। इसी तरह से राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट वैसा नहीं था जैसा सेंट्रल इन्फॉर्मेशन एक्ट है जो RTI पूरे देश में लगता है। और वहाँ कुल मिलाकर क्योंकि वहाँ पे जो पॉलिटिकल क्लास थी उसको करप्शन करने के लिए या उसको अपनी पॉलिटिकल हेजमोनी बनाए रखने के लिए उन्होंने बेनिफिट्स को अपने तक सीमित रखा और वहाँ की आम जनता तक उसको पहुँचने नहीं दिया। और पूरे देश में 2 तरह का सिस्टम एक तरह से बन गया था, एक रेस्ट ऑफ इंडिया का और एक जम्मू कश्मीर का। तो उस सब को मिसयूज को खत्म करने के लिए 5 अगस्त 2019 को बदलाव किया गया 370 में, ताकि आगे से
इस तरह से कोई एक राज्य पूरे देश को हाईजैक ना कर सके। हो सकता है किसी इंडिविजुअल व्यक्ति की या किसी ग्रुप के कंसर्न्स हो सकते हैं, ऐसे पूरे देश में हर जगह लोगों के कम ज्यादा रहते हैं, लेकिन हर व्यक्ति को भारत में डेमोक्रेसी में एक तो सबको एक जैसा वोटिंग राइट है, और उस हिसाब से जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में हर व्यक्ति आकर के अपना भाग्य आजमा सकता है। वो छोटा ग्रुप हो सकता है, बड़ा ग्रुप हो सकता है। जो ऊपर से एक जुडिशरी है, अपना जो जुडिशरी है वो भी जो हर तरह का किसी का अगर फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, इनजस्टिस होता है, तो वो एड्रेस करने के लिए भारत में जुडिशरी है, नीचे से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक। तो वो सारी व्यवस्थाएं सबके पास हैं और उसमें विश्वास रखते हुए हर व्यक्ति को काम करना चाहिए। और जो लोग ये कहते हैं कि आर्टिकल 370 सही था, वो अपने कमेंट इसमें लिख सकते हैं, उस पर हम आगे वीडियो बनाकर डिस्कस कर सकते हैं। आप मेरी जो बात है उससे सहमत हो सकते हैं, वो सहमत नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन मेरा व्यू ये है कि 70 साल तक आर्टिकल 370 यानी अनुच्छेद 370 या पॉलिटिकल लोग जैसे कहते हैं धारा 370, उसमें उसका मिसयूज होता रहा है और 5 अगस्त 2019 से उसका मिसयूज खत्म हो गया है। हाँ, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो 70 सालों में वहां पे डिफाइल या डिफॉर्म हुई है, जो गवर्नमेंट इश्यूशन हो सकते हैं, गुड गवर्नेंस का इश्यू हो सकता है, और भी इश्यू हो सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यू हो सकते हैं। उन सबको एट पार विद रेस्ट ऑफ इंडिया लेकर के आना है। वो समाज और देश दोनों, समाज, सरकार, देश, पार्लियामेंट जो भी है, जुडिशरी, सबको अपने अपने लेवल पर उसके लिए काम करना है। लेकिन जो मिसयूज था आर्टिकल 370 का, वो अब खत्म हो चुका है।